हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से वर्ष 2018 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। बी, एक वर्ड से दूसरे का भ्रम नहीं होता। सी है, शिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है। और डी है, एक वर्ड संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। इसका ऑप्शन सी है, यही सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषता में से संबंधित नहीं है। तो शिरोरेखा का प्रयोग केवल अनावश्यक होता है, अनावश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इसके बिना अशुद्ध माना जाता है लेखनी को, और अलंकरण के लिए केवल नहीं होता है। ये ऑप्शन गलत है, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है शब्द, सी है स्वर और डी है वर्ण। इसका सही उत्तर डी है वर्ण। प्रश्न संख्या 3 है, वर्णमाला का आशय है। ऑप्शन ए है शब्द के समूह से, बी है वर्णों के संकलन से, सी है वर्णों के व्यवस्थित समूह से और डी है शब्द रचना से। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है 52। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अयोगवाह है। ऑप्शन ए है विसर्ग, बी है अल्पप्राण, सी है महाप्राण और डी है संयुक्त व्यंजन। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है विसर्ग। अयोगवाह के अंतर्गत दो आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार जो ऐसे शिरोरेख के ऊपर जो बिंदी लगाया जाता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। जो किसी भी शब्द के अंत में जो दो बिंदी लगता है, जैसे अतः में त के बाद लगता है, इसको विसर्ग कहते हैं। ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान मूल रूप से 5 होते हैं। पहला है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। देखिए यहाँ पे केवल नाम पूछा है, और वो भी केवल व्यंजन वर्णों के उच्चारण के नाम पूछा है। तो चूंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे किसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है ये नहीं लिखेंगे। फिर भी आप जान लीजिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और च वर्ण का तालु होता है, ट वर्ण का मूर्धा होता है, और त वर्ण का दंत होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प्रश्न संख्या 7 है, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। उत्तर, संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जिसमें छ मिल के बना होता है क और स से, त्र जो होता है त और र से, ज्ञ जो होता है ज और य से, और स्र होता है बड़ा स और र से मिलकर बना होता है। यहाँ पे पूछा है संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए, केवल व्यंजनों को लिखने के लिए बोला है। आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन इतना भी मैं ऐड कर दिया हूँ कि आप सीख लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि किससे मिलकर बना होता है कौन सा लेटर, वो भी 1 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे केवल संयुक्ताक्षरों के नाम पूछा है, आप यहीं तक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, छ वर्ण किसके योग से बना है। देखिए संयुक्ताक्षर से ही पूछ लिया, छ वर्ण किसके किसके योग से बनता है। छ वर्ण एक संयुक्त व्यंजन है जो 2 वर्णों के संयोग से बनता है, क और स से। यानी जो क के नीचे हलंत मतलब आधा क, और ये स से मिलकर छ बनता है। प्रश्न संख्या 9 है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। उत्तर, समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्दों के समान होता है। सुंदर और आकर्षक एक दूसरे के समानार्थी हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सुंदर और आकर्षक दोनों का अर्थ एक ही है लगभग, तो ये समानार्थी हैं। समानार्थी शब्द के उदाहरण, आकर्षक और सुंदर एक दूसरे के समानार्थी हैं। प्रश्न संख्या 10 है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यंजन शब्द का प्रयोग ऐसी ध्वनियाँ हैं
जिनके उच्चारण के लिए स्वर के सहयोग की जरूरत होती है और उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। यहाँ पे ये अति लघु उत्तरी में पूछा है तो सिर्फ नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है, हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं। ये चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा मानव में भाषाई विकास को विस्तार देते हैं। ये कौन कौन से कौशल हैं? पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल हैं। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है इसका, भाषा के लिखित रूप से उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। व्याकरण के अनुसार सिर्फ 3 प्रकार के विराम होते हैं, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, अशुद्ध उच्चारण के निम्नलिखित 4 कारक। पहला है क्षेत्रीय प्रभाव, यानी बोलते समय क्या क्या कारक हो सकते हैं, मतलब जब हम बोलते हैं तो उसमें जो अशुद्धियाँ आती हैं उनके कारक बताना है कि कैसे अशुद्धियाँ होती हैं। तो पहला है क्षेत्रीय प्रभाव। अशुद्ध उच्चारण के कारण में क्षेत्रीय प्रभाव भी शामिल है। जैसे पंजाब में क, ख और ग के बदले का, खा, गा का उच्चारण किया जाता है। दूसरा है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क। अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्ति के संपर्क में आकर शुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति भी अनुकरण द्वारा अशुद्ध उच्चारण सीख जाता है। तीसरा है अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। जब बालकों को अक्षरों का शुद्ध ज्ञान नहीं कराया जाता तो उच्चारण में वे अशुद्धियाँ करते ही हैं। चौथा है मानसिक असंतुलन, संकोच और भय के साथ बोलने से उच्चारण गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग, ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। तीसरा, शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से नहीं देनी चाहिए। और चौथा है अक्षरोच्चारण के नियमों की यथासमय जानकारी देना। प्रश्न संख्या 15 है, उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर, उच्चारण शिक्षण भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति व आदान प्रदान के लिए हम भाषा के 2 रूपों का प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित। उच्चारण बाल्यावस्था के से ही बनता बिगड़ता है, अतः प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। बिना उच्चारण के ज्ञान के भाषा का ज्ञान असंभव है, अतः भाषा के ज्ञान के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। प्रश्न संख्या 16 है, छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, लिखिए। उत्तर, छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास निम्न प्रकार से किया जाता है। लेखन कौशलों के विकास का प्राथमिक चरण मूलतः 2 अवस्थाओं में से गुजरता है। पहला है लेखन के यांत्रिक पक्ष में योग्यता एवं कौशल का विकास, यथा जैसे कि आकार, बनावट और रूप, हस्तलेख या लिखावट, वर्तनी, विराम चिन्ह आदि। दूसरा है स्थिति की आवश्यकता के अनुसार व्याकरण सम्मत भाषा में स्पष्ट, सुसंगत और तर्कयुक्त ढंग से लिखकर संप्रेषित करने के कौशलों का विकास। प्रश्न संख्या 17 है, लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, लेखन शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है अनुकरण विधि। इस विधि के माध्यम से सामान्यतः विद्यालय में लिखना सिखाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। दूसरा है मॉन्टेसरी विधि। लिखना सिखाने की विधि मॉन्टेसरी की एक मौलिक देन है। लिखना सिखाने की यह पद्धति वास्तव में प्रशंसनीय विधि है। तीसरा है विश्लेषण विधि।
विश्लेषण विधि में लेखन शिक्षण शब्द वाक्य एवं वाक्य शब्द इन दो क्रमों में चल सकता है। दोनों क्रमों को रोचक बनाने के लिए चित्रों की सहायता भी ली जा सकती है। प्रश्न संख्या 18 है जो कि अंतिम प्रश्न है। अर्धविराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण लिखिए। देखिए जो विराम चिन्ह से है, प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का या उससे ज़्यादा नंबर का 2, 3 या 4 नंबर का हर साल पूछा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका विराम चिन्ह है। उत्तर है अर्धविराम। इसमें पूछा है अर्धविराम, नाम देके पूछा है अर्धविराम और पूर्ण विराम के बारे में। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग अर्धविराम। एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम में पूर्ण विराम से कम समय रुकते हैं। जैसे कि श्याम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगति कुछ ठीक नहीं है। देखिए यहाँ एक का संबंध दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्याम अच्छा लड़का है लेकिन उनकी संगति ठीक नहीं है और बीच में थोड़ा सा रुका गया है, इसलिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। दूसरा है उदाहरण, नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा चल रही थी, हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। दूसरा है पूर्ण विराम, हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं। इसका अर्थ है पूरी तरह रुकना। जैसे कि राजू पढ़ रहा है, यहाँ बात खत्म हो गई तो वहाँ पूरी तरह से जहाँ रुकेंगे वहाँ पूर्ण विराम आता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।